संसाधनों की जब बात कर रहे हैं हम, प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव, प्रबंधन उसका, इसमें हमने बात की थी हमारे जल प्रबंधन की और इसके अलावा हमने बात की थी खनिज प्रबंधन की। ट्रिपल आर पर हमारी बात याद रखिएगा। नमस्कार सभी को भी नमस्कार है। तो आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ वन प्रबंधन की कहानी पढ़ रहे हैं। वनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है उसे वन प्रबंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। वन प्रबंधन कहा जाता है और ये एक जैविक समुदाय होता है। वन क्या है? एक जैविक घटक होता है, याद रखना। एक जैविक संसाधन है, यह एक जैविक संसाधन है, ये बात याद करनी। तो वन क्या है भाई? एक जैविक संसाधन है, यह एक जैविक संसाधन होता है हमारे वन प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें वनों की स्थापना, तो वनों की स्थापना, वनों की स्थापना, सुरक्षा, प्रबंधन, वानिकी कहलाता है। फॉरेस्ट्री या वानिकी, वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री कहलाता है, वानिकी या फॉरेस्ट्री कहलाता है, याद रखना, फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो वनों की स्थापना या उनकी सुरक्षा, उनका प्रबंधन जो होता है वो वानिकी कहलाता है। ये एक जैविक संसाधन होता है, याद रखिएगा। तो वनों की स्थापना करना, उनकी सुरक्षा करना और उनका प्रबंधन करना वानिकी कहलाता है, वानिकी कहलाता है, याद रखिएगा। अब आपके वन क्या हो जाते हैं? वनों को खराब, वनों को वन खत्म हो रहे हैं मानवीय कारणों से या अन्य किसी प्राकृतिक कारणों से, अगर तुम्हारे वन खराब हो पा रहे हैं तो उनका प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है, उनका प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है, याद रखना। तो प्राकृतिक कारणों से या मानवीय क्रियाकलापों से, प्राकृतिक कारणों या प्राकृतिक कारणों से या प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से, मानव जनित कारणों से वनों का जो नष्ट होना होता है, मानव जनित कारणों से वनों का जो नष्ट होना होता है वो अवनीकरण कहलाता है। कारणों से वन्य भूमि का नष्ट होना, वन्य भूमि का नष्ट होना, याद रखिएगा, अवनीकरण कहलाता है। नष्ट होना अवनीकरण कहलाता है। तो ये अवनीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। ये बात तुम लोगों को आनी चाहिए। किसी भी कारण से वनों का नष्ट होना, चाहे वो प्राकृतिक कारण है चाहे मानव जनित कारण है, वन्य भूमि जो होती है तो उसका नष्ट होना क्या कहलाएगा? तो ये तुम्हारा अवनीकरण कहलाता है। तो उस अवनीकरण जो ये वन नष्ट हो रहे हैं उनका ही प्रबंधन करना है हमें। तो ये जो वन नष्ट हो रही है, जो वन्य भूमि है ये नष्ट हो रही होती है, इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? तो इसी को वन प्रबंधन कहा जाएगा, इसी को वन प्रबंधन कहा जाएगा। तो वन प्रबंधन की बात हमारी चल रही है, जिसमें वन एक जैविक संसाधन होता है जिसकी स्थापना, सुरक्षा, प्रबंधन वानिकी, फॉरेस्ट्री कहलाता है, याद रखिएगा। तो अवनीकरण के प्रभाव को दो प्रकार से कम किया जा सकता है, दो प्रकार से। तो इस घटना को जो अवनीकरण हो रही है, ये अवनीकरण हो रही है, इसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अवनीकरण की घटना को, अवनीकरण की जो घटना होती है, अवनीकरण की घटना को दो तरीकों से कम किया जा सकता है, दो तरीकों से कम किया जा सकता है। जो अवनीकरण हो रहे हैं मतलब वन नष्ट हो रहे हैं, उनको दो तरीकों से कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब दो कारण क्या है, ये दो तरीके क्या है जिनसे तुम वनीकरण को कम कर पाओगे? इसमें जो पहला कारण होता है पुनः वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन करवा दे। तो पुनः वनीकरण पहला है, पुनः 10 से ग्राउंड से लेके पढ़ेंगे, पुनः वनीकरण, रिफॉरेस्ट्री करवा दे। वे स्थान जहां पहले वन थे, वे स्थान जहां पहले वन थे, जहां पहले वन थे, लेकिन इन्हीं कारणों से, कारणों से वहां वन नष्ट हो जाते हैं, वहां वन नष्ट हो गए हैं। या मानवीय क्रियाकलाप या कोई प्राकृतिक कारण रहा होगा, वन नष्ट हो गए हैं, वहां पुनः वनों का स्थापना कर दिया जाती है, वहां पुनः वन लगाए जाते हैं, याद रखना। वहां पुनः वन विकसित करना, वहां पुनः वन विकसित करना, विकसित करना। तो ये पहला हो गया, पुनः वनीकरण हो गया। मान लो कि जहां अवनीकरण हुआ है, जहां से वन नष्ट हो चुके हैं, वहां पर दोबारा वन लगा दो, दोबारा वन लगाना, पुनः वनीकरण हो गया। सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, बड़ी आसान सी बात होती है, याद रखना। और दूसरा होता है वनीकरण। तो दूसरा होता है वनीकरण, फॉरेस्ट्री या वनीकरण क्या कहलाता है? वे स्थान जहां पहले वन नहीं थे, जहां पहले वन नहीं थे, उन स्थानों पर वनों को विकसित करना, वनों को विकसित करना। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? तो ये तुम्हारा कहलाएगा, याद रखिएगा, वनीकरण। ये तुम्हारा वनीकरण कहलाता है। तो अवनीकरण का मतलब होता है कि वे स्थान जहां से मानवीय क्रियाकलापों से या प्राकृतिक कारणों से किसी भी कारण तरीके से वहां पर वन नष्ट हो गए, इस घटना को वन खत्म होना अवनीकरण कहलाता है। और ये जो अवनीकरण हुआ है इसको दो तरीके से कम किया जा सकता है, पुनः वनीकरण करके और वनीकरण करके। पुनः वनीकरण का मतलब होता है कि स्थान जहां पहले तो वन थे, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप या किसी भी कारण से वहां से वन नष्ट हो गए हैं, तो वहां पर पुनः वनों की स्थापना कर दी जाती है, याद रखिएगा। और वनीकरण का मतलब होता है स्थान जहां पहले वन थे नहीं, उन स्थानों पर पुनः वनों को विकसित करना कहलाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं वन प्रबंधन में, तो जो आपकी फॉरेस्ट्री होती है, तो वनीकरण होता है, उसमें दो अप्रोच होती है, दो अप्रोच बताए गए हैं, याद रखिएगा। वन प्रबंधन में अगर हम बात करें, वन प्रबंधन में इंपोर्टेंट बात हो, याद रखना। वन प्रबंधन में अगर मैं बात करूं, वन प्रबंधन में जो तुम्हारी वानिकी होती है, वन प्रबंधन में वानिकी विज्ञान जो तुम्हारी होती है, वानिकी विज्ञान में दो उपागम, दो अप्रोचेस है, दो उपागम है, दो अप्रोचेस है, याद रखिएगा, दो उपागम। तो वन प्रबंधन में वानिकी विज्ञान में दो उपागम बताए गए हैं, दो अप्रोचेस बताई गई हैं। वन प्रबंधन में दो उपागम बताए हैं, वानिकी विज्ञान में, फॉरेस्ट्री के अंदर दो उपागम, दो अप्रोचेस बताए गए कि वनों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें जो पहला है वो है वन उत्पादन, याद रखना। उत्पादन वानिकी या वाणिज्य वानिकी, इसको पहला है उत्पादन वानिकी या वाणिज्य वानिकी, याद रखना। तो पहला कौन सा है? तो पहला इसमें आएगा उत्पादन वानिकी या वाणिज्य वानिकी। तो पहली अप्रोच है, तो वन प्रबंधन करने के लिए वानिकी विज्ञान में दो अप्रोचेस बताई गई है। पहला इसमें उत्पादन वानिकी या वाणिज्य वानिकी होता है, याद रखिएगा। तो प्राकृतिक वन जो होते हैं उन पर दबाव कम करने हेतु, प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने हेतु, दबाव कम करने हेतु, याद रखना, दबाव कम करने हेतु, अगर हम बात करें कम करने हेतु, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वनों से संबंधित उत्पादों के लिए सघन वृक्षारोपण करना। ग्रामीण व्यय करने हेतु, ग्रामीण व्यय तुम्हारे जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण व्यय
शहरी क्षेत्रों में सघन वन वृक्षारोपण करना। शहरी क्षेत्रों के अंदर, शहरी क्षेत्रों में वनों संबंधित क्षेत्रों में वनों से संबंधित, अगर हम बात करें वनों से संबंधित उत्पादों के लिए सघन वृक्षारोपण करना। ये पहली अप्रोच होती है जिसमें उत्पादन वानिकी वाणिज्य वानिकी आती है। तो प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करने के लिए आपके जितने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वो वनों से उत्पाद, जो वन से उत्पाद मिलते हैं, जो लोग इस पर निर्भर रहते हैं, जो लोग वनों पर निर्भर है और वन को काट कर या उन चीजों से उत्पन्न प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए उस प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने हेतु, यानी ये जो लोग होते हैं ग्रामीण शहरी लोग, जो उन उत्पादों के जो वनों से प्राप्त होते हैं उनके लिए निर्भर होते हैं, तो इन प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करना हेतु वहां के जो संबंधित क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जो भी होते हैं, उन वनों के उत्पादों के लिए वहां पर उस प्रकार के सघन वृक्षारोपण कर देते हैं। और इस वजह से हम वहां पर जो वन प्रबंधन होता है उसको कर सकते हैं, वनों का प्रबंधन कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो उत्पादन वानिकी का मतलब होता है कि ऐसे उत्पाद जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं और जिनके लिए वनों को नष्ट किया जा रहा होता है, तो वहां पर उन उत्पादों के लिए हम उस शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास अगर हम इस प्रकार का वृक्षारोपण कर दें, सघन वृक्षारोपण कर दें, तो वो वन प्राकृतिक जो वन होंगे, जो वन होते हैं, उनको काटा नहीं जाएगा, याद रखिएगा, पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। और इसके लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये जो उत्पादन वानिकी वाणिज्य होती है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं इसमें लिखूं, जैसे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत हम ऐसे क्षेत्रों में आपका वानिकी कार्यक्रम, तो ऐसे क्षेत्रों में याद रखिएगा, ऐसे क्षेत्रों में हम इस प्रोग्राम के तहत वहां पर वनों का सघन वृक्षारोपण कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक सेकंड रुकिए भाई। देखिए, जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम होता है, ये राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा संचालित हो रहा है 1976 से राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा संचालित है। ये 1976 से राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा संचालित है। ये आयोग द्वारा संचालित है। ये याद रखना, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पहला, इसके द्वारा तुम सघन वृक्षारोपण कर सकते हो। दूसरा इसमें है, याद रखना, कृषि वानिकी और शहरी वानिकी। तो पहला दूसरा कार्यक्रम चल रहा है कृषि वानिकी, इसके तहत तुम ये काम कर सकते हो। और दूसरा चल रहा है शहरी वानिकी कार्यक्रम। तो इसके द्वारा, इन कार्यक्रमों के द्वारा प्राकृतिक वनों पर, जो इन प्राकृतिक वनों से उत्पाद प्राप्त होते हैं, लोग जो इन पर निर्भर होते हैं, उन पर दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वनों संबंधित उत्पादों के लिए, जो भी उत्पाद वनों से प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए हम सघन वृक्षारोपण कर देते हैं। और इसके लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चल रहा है, जो 1976 से राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा संचालित है। कृषि वानिकी कार्यक्रम है और शहरी वानिकी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चल रहे होते हैं, जिनके तहत हम इस प्रकार के वृक्षारोपण कर वनों पर इसके दबाव को कम किया जा सकता है। तो पहली जो अप्रोच है वो है उत्पादन वानिकी या वाणिज्य वानिकी। दूसरा है आपका, याद रखिएगा, दूसरा जो अप्रोच होती है वो है संरक्षण वानिकी, याद रखना। तो दूसरा है संरक्षण वानिकी, दूसरा इसमें संरक्षण वानिकी है, याद रखिएगा। दूसरा इसमें तुम्हारा संरक्षण वानिकी है। तो इसमें क्या होता है, किसी कारण से नष्ट हो रहे, किसी कारण, कोई भी कारण है, किसी कारण से नष्ट हो रहे, किसी कारण से नष्ट हो रहे वन जो होते हैं, वन क्षेत्रों का संरक्षण करना, वनों के क्षेत्रों का संरक्षण करना, याद रखना, संरक्षण करना, याद कर लेना ये बात तुम लोग, संरक्षण करना, ये आता है तुम्हारा संरक्षण वानिकी के अंतर्गत। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं कटाई व चराई पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कटाई व चराई पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस वजह से तुम्हारे वन खराब हो रहे हैं, इसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं। कटाई, आप पेड़ को काटोगे नहीं और वहां पर किसी प्रकार की चराई नहीं होगी। खरपतवार का नियंत्रण करके, किसी प्रकार से खरपतवार होने से अगर वहां पर वनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, खरपतवार को नष्ट करके भी कर सकते हैं हम। खरपतवार को नष्ट करना, इसमें इस प्रकार की घटनाएं आ सकती है, याद रखिएगा। और इसके अलावा संरक्षित वन क्षेत्रों का विकास करके, संरक्षित वनों का विकास करके, जनसंख्या को नियंत्रित करके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको जगह चाहिए रहने के लिए, और वो पेड़ों का, वनों का विनाश करेंगे, याद रखना। तो जनसंख्या को नियंत्रित करके इस प्रकार घटनाएं की जा सकती है। और अग्नि में, अगर मैं बात करूं, वनों में अग्निशमन व्यवस्था करके, नियंत्रित करके, वनों में अग्निशमन की व्यवस्था करके, इस प्रकार नष्ट हो रहे वनों को तुम बचा सकते हो, व्यवस्था करके। इस प्रकार दो अप्रोचेस बताई गई तुम्हारी वानिकी विज्ञान में, दो प्रकार के अप्रोचेस बताई गई है। पहला है तुम्हारा उत्पादन वानिकी, जिसमें कोई ऐसे उत्पाद जो तुम्हें वनों से प्राप्त हो रहे हैं, उस वजह से वनों को काटा जा रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए जो वन, जिन चीजों से लकड़ी प्राप्त होती है, जो कि वन, जो उत्पाद में प्राप्त हो रहे हैं, वो वन, उन्हीं प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करते हैं। इस प्रकार हम नष्ट हो रहे वनों को बचा सकते हैं। और इसके तहत हम सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाकर वो से वृक्षारोपण कर सकते हैं, कृषि वानिकी का वृक्षारोपण कर सकते हैं। शहरी वानिकी कार्यक्रम में हम इस प्रकार के सघन वृक्षारोपण करके हम प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम कर सकते हैं, उनका प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा संरक्षण वानिकी का मतलब संरक्षण करना होता है। किसी भी कारण से नष्ट हो रहा हो, चाहे कटाई चराई का हो, चाहे वो खरपतवारों की वजह से हो रहा हो, या संरक्षित वन कम हो रहे हो, या जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही हो, या किसी आग की वजह से अगर वन जल रहे हो, वन को क्षेत्र है उनका संरक्षण कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये हो गया तुम्हारा वन का संरक्षण, ये वनों का संरक्षण हुआ, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर वनों की बात करें, तो ध्यान से सुनना, दो चार शब्द मैं इसमें तुम्हें और बताना चाहूंगा। यहाँ पर भारत में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय जो सुरक्षित वन राष्ट्रीय जो नीति थी, वो भारत में 1988 में विकसित हुई थी। तो मैं एक नोट लिख दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रहेगा, नोट लिखवा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना आराम से। अगर मैं बात करूं 1988 में वनों के संरक्षण व वन विकास के लिए 1988 में 1988 में वन नीति को संशोधित कर, जो वन नीति बनाई गई थी, वन नीति को संशोधित कर
वन नीति को संशोधित किया गया 1988 में। वन संरक्षण व वन विकास के लिए 1988 में वन नीति में संशोधित करके आपका संशोधित करके जो क्षेत्रीय वन होते हैं, या मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय वन, सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, सुरक्षित वन, सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन, सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन, और इसके साथ साथ वृक्ष वन 4 श्रेणियों में बांटा गया। एवं वृक्ष वन 4 श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, याद रखना। तो वनों के विकास के लिए, वन के विकास के लिए, संरक्षण के लिए 1988 में जो वन नीति थी उसमें संशोधित कर दिया गया, और संशोधित कर सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन एवं वृक्ष वन 4 श्रेणियों में इसको बांट दिया गया था, 4 श्रेणियों में इसको बांट दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग आपका 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या शुरू किया गया था भाई? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था 1973 में। तो नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन चला था, नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया, वनों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। तो ये नेतृत्व में कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा कर्नाटक में भी आंदोलन चला था, एपिको आंदोलन कहते हैं। कर्नाटक में इसी प्रकार वनों के संरक्षण के लिए कर्नाटक में एपिको आंदोलन चला था। एपिको का मतलब था चिपको, एपिको आंदोलन चला था। ये बात आपको याद करनी है। तो ये कहानी तुम्हारे वन के संरक्षण के लिए, ये कहानी तुम्हारे वनों के संरक्षण के लिए याद रखिएगा। अब इसके बाद है तुम्हारा मृदा का संरक्षण, इसके बाद है तुम्हारा मृदा का संरक्षण। तो अगली बात हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण या मृदा प्रबंधन। मृदा क्या होती है? ध्यान सुनना। मृदा जिसमें आपके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको उगा जाता है, तो वो तुम्हारी मृदा कहलाती है, जो उपजाऊ होती है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे, फसल और वनस्पति की वृद्धि के लिए उपजाऊ मृदा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो पेड़ पौधे हो गए, फसलें हो गई, वनस्पतियां हो गई, तो पेड़ पौधे हो गए, फसलें हो गई, वनस्पतियां होगी, जो भी तुम्हारे रहेंगे, पेड़ पौधे, फसलें तथा वनस्पतियों के लिए, तथा वनस्पतियों की वृद्धि उपजाऊ मृदा में ही संभव है, उपजाऊ मृदा में ही संभव है, याद रखना। उपजाऊ मृदा में ही संभव है, वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो उपजाऊ मृदा में संभव होती है। तो जो मृदा की ऊपरी परत होती है, मृदा की ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ व खनिज लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ व खनिज लवण होते हैं, याद रखना। मृदा की जो ऊपरी परत होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और जिसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, उसे उपजाऊ परत कहते हैं, याद रखना। उसे क्या कहते हैं? उसे उपजाऊ, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है और इस वजह से पौधों को इसी कार्बनिक पदार्थों से पोषक पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ खनिज लवण पाए जाते हैं और इसी वजह से मृदा की ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक पदार्थ व खनिज लवण होते हैं उसे उपजाऊ परत कहते हैं, याद रखना। उसे उपजाऊ फर्टाइल लेयर कहते हैं, याद रखना। उपजाऊ परत कहते हैं, उसे ही उपजाऊ परत कहते हैं। अभी तुम्हारी उपजाऊ परत जो है वो खराब हो पा रही है, तो याद रखिएगा। तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से यह ऊपरी परत नष्ट हो रही है। तो मानव जनित कारणों से या प्राकृतिक कारणों से ये जो ऊपरी परत हो रही है, ये नष्ट हो रही है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं, नष्ट हो रही है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, याद रखना, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। ये बात याद कर लेना कि मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मृदा की वो उपजाऊ परत जो ऊपरी परत पाई जाती है, जो उपजाऊ होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें खनिज लवण होते हैं, वो परत किसी वजह से हट रही है भूमि से। इसका मतलब ये होगा कि उस घटना का नाम होगा जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, जिससे मृदा में जो उपजाऊपन होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे मृदा का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। कहते हैं जिससे मृदा का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, ये बात याद करनी है। तो पेड़ पौधे, फसलें तथा वनस्पतियों की दृष्टि की वृद्धि जो है उपजाऊ मृदा में संभव होती है। और ये जो उपजाऊ मृदा होती है, जो मृदा की ऊपरी परत होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस इसको बोलते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है, इसी को ह्यूमस बोला जाता है, और ये पाया जाता है। और खनिज लवण होते हैं, उसे उपजाऊ मृदा या उपजाऊ परत कहते हैं। अब ये ऊपरी जो परत होती है वो प्राकृतिक कारणों से, या तो किसी आंधी की वजह से, या जल की वजह से, या मानव जनित कारणों से यह ऊपरी परत नष्ट हो रही है, और इसी ऊपरी परत नष्ट होने को कहते हैं कि मृदा का अपरदन हो रहा है, और इसी मृदा अपरदन की वजह से जो उपजाऊपन की जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है, याद रखिएगा। अब इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, याद रखिएगा। इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है? तो मृदा अपरदन या मृदा का जो संरक्षण है, या मैं ये कहूं कि ध्यान रख लीजिएगा तुम लोग कि मृदा का जो प्रबंधन किया जाता है वो निम्न कारणों से करेंगे। मृदा प्रबंधन निम्न कारणों से कर सकते हैं, या मृदा का प्रबंधन। अब मृदा का प्रबंधन करते हैं, प्रबंधन निम्न तरीकों से करते हैं। पहला है इसमें रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करके, गोबर का उपयोग करके जैविक खाद का प्रयोग करके हम इसका कर सकते हैं, याद रखना। तो रासायनिक खाद की वजह से तुम्हारा उपजाऊपन, मृदा का जो खराब हो रहा है, उसकी जगह आप जैविक खाद का प्रयोग करें तो मृदा का उपजाऊपन वापस आ जाता है, याद रखिएगा। या मैं ये देखूं कि एक तरीके से जैविक खाद या ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती भी कह सकते हैं, दूसरा मैं इसका जैविक खेती का उपयोग करके,
जैविक खेती का प्रयोग करके, जैविक खेती का उपयोग करके। तीसरी बात मैं अगर यहाँ लिखूं, याद रखना, तीसरी बात अगर हम लिखें यहाँ पर तो याद रखिएगा जीरो फार्मिंग। जीरो फार्मिंग का मतलब होता है किसी भी खाद का जीरो फार्मिंग, और जीरो फार्मिंग का मतलब होता है किसी भी खाद का प्रयोग न करके, किसी भी खाद का प्रयोग न करके, इसे जीरो फार्मिंग कहते हैं, का प्रयोग न करके कि हम मिट्टी के उपजाऊपन को वापस ला सकते हैं। चौथा जो कारण इसमें रहेगा, चौथा जो कारण इसमें रहेगा फसल पुनर्चक्रण के द्वारा, फसल पुनर्चक्रण के द्वारा, पुनर्चक्रण के द्वारा, फसल पुनर्चक्रण के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पांचवी बात करें, अगर पांचवी बात करें तो वृक्षारोपण और वनीकरण के द्वारा, वनीकरण व वृक्षारोपण के द्वारा, इसके द्वारा तुम लोग क्या कर सकते हो, मृदा अपरदन को रोक सकते हो। ये द्वारा मृदा अपरदन रुक जाएगा तो मृदा का जो उपजाऊपन होगा वो कभी खराब नहीं हो पाएगा, याद रखना। ये कुछ कारण है, ये कुछ कारण है, याद रखना, ये कुछ कारण है। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से कृषि अपनाकर, कई तरीके से है जैसे वैज्ञानिक कारण होता है, उनके आधार पर हम कृषि को अपनाकर, वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से, याद रखिएगा, कृषि अपनाकर, वैज्ञानिक तरीकों से कृषि अपनाकर। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ तो पट्टीदार कृषि होगी, सीढ़ियों में कंटूर निर्माण हो गया, तो पट्टीदार कृषि, पट्टीदार कृषि होगी तुम्हारी, याद रखिएगा। इसके आधार पर भी तुम मृदा अपरदन को रोक सकते हो। इसके अलावा सीढ़ीनुमा कृषि बनाकर, सीढ़ीनुमा कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि, इसके आधार पर कभी मृदा अपरदन को रोककर मृदा का प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से तुम लोग मृदा का प्रबंधन कर सकते हो। मृदा का मतलब होता है उपजाऊ मृदा, और उपजाऊ मृदा होगी उसी में पेड़ पौधे फसलें जो है वो पनप पाएंगी, याद रखना, उनकी वृद्धि हो पाएगी। लेकिन ये मृदा का जो ऊपरी भाग होता है जिसे हम उपजाऊ मृदा कहते हैं, ये तुम्हारी खराब हो रही है मृदा अपरदन से, किसी मानवीय कारण या किसी प्राकृतिक कारण से, और इसको अगर बचाना है तो याद रखना ये कुछ कारण है जिस वजह से तुम मृदा का प्रबंधन कर सकते हो, याद रखिएगा। ये कुछ कारण है जिस वजह से तुम मृदा का प्रबंधन कर सकते हो, ये तुम्हारा मृदा प्रबंधन था। इसके बाद है तुम्हारा, इसके बाद है खास स्थल, खास स्थल प्रबंधन की बात करें हम तो अब है तुम्हारा खास स्थल प्रबंधन। ध्यान सुनना, खास स्थल वे बायोम है, खास स्थल वे बायोम है, बायोम मतलब बड़ा क्षेत्र है, बायोम है जहां जीव रहता है, बायोम है जहां जहां घास व शाक के पौधे पाए जाते हैं, घास व शाक के पौधे पाए जाते हैं, जहां घास व शाक के पौधे होते हैं वो खास स्थल कहलाते हैं, वो तुम्हारे खास स्थल कहलाते हैं, याद रखिएगा, वो तुम्हारे खास स्थल कहते हैं। और खास स्थल होते हैं, खास स्थल, खास मृदा अपरदन को रोकते हैं, मृदा अपरदन को, मृदा अपरदन अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं, वो रोकने का कार्य करते हैं, याद रखना। घास जो है वो मृदा अपरदन को रोकने का कार्य भी करता है, घास, याद रखिएगा। इसके अलावा जो घास होता है मृदा अपरदन रोकने का कार्य करते हैं, तथा कई जंतुओं का, कई तथा खास स्थल जो होते हैं, खास स्थल कई छोटे जो जंतु होते हैं, कई छोटे जंतुओं के आवास स्थल होते हैं, कई छोटे जंतुओं के आवास स्थल होते हैं, आवास स्थल होते हैं। यह बात देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो घासों के अंदर पाए जाते हैं, खास स्थल होते हैं, आवास स्थल होते हैं, आवास स्थल होते हैं। ये कहानी तो है घास स्थल की। अब घास स्थल जो है वो प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अनियंत्रित चराई, ध्यान सुनना, नियंत्रित चराई, नियंत्रित चराई मानवीय क्रियाकलाप से, मानवीय क्रिया, देखो मानव तो सबसे इन्वॉल्व, हर चीज में मानव इन्वॉल्व होता है, याद रखना। मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप, खरपतवार हो गया, मानवीय क्रियाकलाप हो गया, बहुत सारे खरपतवार की वजह से, खरपतवार तथा शहरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण खास स्थल नष्ट हो रहे हैं, खास स्थल नष्ट हो रहे हैं, स्थल क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब इन खास स्थलों को जो नष्ट हो रहे हैं इनका प्रबंधन जरूरी हो जाता है। तो खास स्थल का प्रबंधन, खास स्थल का प्रबंधन, खराब जो तुम्हारे ये नष्ट हो रहे हैं खास स्थल, इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, ध्यान सुनना। घास स्थल का प्रबंधन करने की बात आए तो घास स्थलों में चराई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो पहला है घास स्थलों में चराई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, चराई पर प्रतिबंध लगाकर, प्रतिबंध लगाकर, या आपको घास वास चराने लगाकर, याद रखना पहला भी घास स्थलों में चराई पर प्रतिबंध लगाकर घास स्थल का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा मानसून के समय, इसके अलावा दूसरा है मानसून के समय, ध्यान सुनना, मानसून के समय, मानसून के समय नए घास के पौधे विकसित करके, याद रखना, तो हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। मानसून से जब बारिश होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखे जाए तो खास स्थलों से खरपतवारों को नष्ट करते हैं, खास स्थलों से खरपतवारों को नष्ट करते हैं। खरपतवार का मतलब बेअनावश्यक पौधे, बेअनावश्यक पौधे जो तुम्हारे फसलों में उगाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं, याद रखना। तो खास स्थलों से खरपतवारों को नष्ट करके, तो इस प्रकार तुम लोग क्या कर सकते हो, घास स्थल का प्रबंधन कर सकते हो। तो नष्ट करके हो गया तुम्हारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका नम भूमि प्रबंधन। अगला है नम भूमि प्रबंधन, नम भूमि प्रबंधन याद रखिएगा। तो नम भूमि प्रबंधन या इसे आर्द्र भूमि प्रबंधन भी कहते हैं, आर्द्र भूमि प्रबंधन, नम भूमि प्रबंधन या इसे आर्द्र भूमि प्रबंधन भी कहा जाता है। नम भूमि में स्थान होते हैं जहां पर पानी हल्का बहता हो या पानी रुका हुआ होता है, वे नम भूमि या आर्द्र भूमि होती है, याद रखिएगा। जहां पानी रुका हुआ होता है, वे स्थल जहां पानी रुका हुआ होता है या धीरे धीरे बह रहा होता है, तो दलदली क्षेत्र होते हैं, नमयुक्त भाग होते हैं। तो नम भूमि में दलदली या नमयुक्त भूभाग है, तो नम भूमि या आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि वे नमयुक्त स्थान होते हैं, वे नमयुक्त स्थान होते हैं जहां पर, याद रखिएगा, जहां पर वे आर्द्र भूमि पे नमयुक्त या दलदली, नमयुक्त या दलदली भाग होते हैं, नमयुक्त या दलदली भूभाग होते हैं, दलदली भूभाग होते हैं जहां जल धीमी गति से बहता है, धीमी गति से बहता है, धीमी गति से बहता है, या
जल रुका रहता है या जल रुका रहता है, ये तुम्हारा नम भूमि इलाका कहलाता है। तो नम भूमि आर्द्र भूमि वे नदी तटवर्ती भूभाग होते हैं जहां पर याद रखना होते हैं जहां जल धीमी गति से बहता है या जल रुका रहता है। ये प्रकृति गुंदे भी कहलाते हैं, ये प्रकृति के गुंदे कहलाते हैं। कितनी कहलाते हैं? ये प्रकृति के गुंदे या कितनी कहलाते हैं? कहलाते हैं जो प्रदूषित जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, शुद्ध करने का कार्य करते हैं, करने का कार्य करते हैं। याद जल जो प्रदूषित जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, उनमें से विषाक्त पदार्थों को अलग कर देते हैं। याद रखना 2 फरवरी 1971, ध्यान सुना सबको, 2 फरवरी 1971 को याद रखना, 2 फरवरी 1971 का वो दिन जिस दिन तुम्हारे याद रखिएगा ईरान के रामसर में आयोजित रामसर सम्मेलन में पहली बार 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान था, ईरान के अंदर रामसर में आयोजित जो तुम्हारा रामसर सम्मेलन ध्यान सुनना सबको, रामसर सम्मेलन में पहली बार नम भूमि संरक्षण, जो नम भूमि संरक्षण है इस पर बल दिया गया, सबको लिया गया वहां पर नम भूमि संरक्षण पर चर्चा हुई। पहली बार नम भूमि संरक्षण पर चर्चा हुई, याद रखना चर्चा हुई। ये पहली बात थी जब 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आयोजित रामसर सम्मेलन में पहली बार वैश्विक स्तर पर नम भूमि संरक्षण पर चर्चा हुई थी। याद रखिएगा ये वो पहला दिन था जब नम भूमियों पर बात हुई थी 2 फरवरी 1971 को रामसर में आयोजित हुआ था सम्मेलन। इसके बाद देशों में नम भूमि की पहचान करेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद विभिन्न देशों में नम भूमियों की पहचान कर उन्हें रामसर स्थल या आर्द्र नम भूमि या नम भूमि रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया, ये बात याद करनी। इसके बाद देशों में नम भूमियों की पहचान कर उन्हें रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया और इनके संरक्षण के प्रयास किए गए, ये बात याद करनी है, इनके प्रयास किए गए। याद रखना भारत की बात करें, भारत ने 1982 में इस समझौते की शुरुआत की, 1982 में। याद करना रामसर सम्मेलन के बाद इसकी शुरुआत 1982 में भारत में की। तो नम भूमि दिवस की बात करें तो आर्द्र भूमि दिवस जो होता है, आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस जो मनाया जाता है, रामसर दिवस जो मनाया जाता है, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसी दिन रामसर सम्मेलन हुआ था। वर्तमान में भारत में अगर हम बात करें तो अभी कितने हैं वो 2 देखना। तो वर्तमान में भारत में मोस्टली 49 रामसर स्थल है। अभी देख रहा हूं 2022-23 तक कितने थे रामसर स्थल है, बाकी मैं तुम्हें बता दूं इसके बारे में कितने हैं। अभी 49 याद रखो, 49 रामसर स्थल है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी मैं इस पर कल चर्चा करूंगा, अभी जैसे छोड़ दीजिएगा। अभी मैं कल से पढ़ चुके 2023 में और बड़े हैं, 49 जगह काफी बढ़ ज्यादा हो गए हैं, इस पर हम चर्चा कर लेंगे, याद रखिएगा। तो ये थे तुम्हारे, तो कुछ घास स्थल हो गया, जल प्रबंधन हो गया, मृदा प्रबंधन, वन प्रबंधन, खनिज प्रबंधन, इस प्रकार मोटी सारे प्रबंधन हमने इस पर बात कर ली है। याद रखिएगा हमारी सारी बातें हो चुकी हैं कि जो भी तुम्हारे याद रखिएगा ये आपके जितने भी आपके जो संरक्षण स्थल हो गए हैं या इनका प्रबंधन हो गया, ये बातें हमने मोटी पढ़ ली है। याद रखिएगा मोटी बात इसमें हो गई है। कल थोड़ा एक्स्ट्रा विकास का टॉपिक थोड़ा सा रहता है, 10-15-20 मिनट का टॉपिक रहता है, बस वो आधे घंटे क्लास में पूरा हो जाएगा तुम्हारा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान का जो पोर्शन बना था इसमें एनवायरमेंट भी आ गया था, कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक भी आ गए तुम्हारे। इस प्रकार ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन होता है, ये थोड़ी बात है कि भारत में कितने रामसर स्थल है, मैं कल आपको थोड़ा देख रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला 2 दिनों से, गंगा में बिजी था, इस वजह से नहीं हो पाया। और राजस्थान में वर्तमान कितने रामसर स्थल है, इन सब की बातें हम कल करेंगे, आज नहीं। तो कल ये सारी बातें हम आपको बता देंगे कितने रहेंगे, और कल एक्स्ट्रा विकास का छोटा सा टॉपिक बचेगा, आधे घंटे का टॉपिक बचेगा, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों को ये ज्योग्राफी का टॉपिक जो पढ़ाया है मैं आप लोगों को हल्का फुल्का समझ में आया होगा, क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, साइंस में इतना आता नहीं, प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों की बात इतनी आती नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल आधे घंटे के बाद पूरा हो जाएगा, और उसके बाद 2 वीडियो रिकॉर्डिंग डालने में परमाणु वाले, वो भी मैं डलवा देता हूं।